हमारा अगला टॉपिक प्रिज्म और प्रिज्म से अपवर्तन है ना। उसको समझने हेतु हमें कुछ बेसिक्स पे ध्यान देने होंगे, कुछ संरचना है उनके बारे में जानना होगा। जैसे कि एक संरचना होती है हमारी त्रिभुज। आप जानते हैं कि त्रिभुज में नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर, है ना। त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। पहला कोण का नाम होगा आर पी क्यू। ये आर पी क्यू, क्यू पे बनने वाला कोण, ये पहला कोण। जिस कोण का नाम अपने को लिखना रहता है उसके साइड वाले बिंदु से अपन स्टार्ट करते हैं और जहां पर कोण बन रहा है वो मध्य में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, आर पी क्यू, है ना। दूसरा कोण हमारा क्या है, ये सेकंड नंबर का। इसका नामकरण कैसे करेंगे, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। और तीसरा कोण कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये होता है हमारी त्रिभुज से संबंधित थोड़ी सी बेसिक। इसके बाद त्रिभुज में बनने वाले बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक, ये एक त्रिभुज है और माना कि त्रिभुज में यहाँ एक बाहर कोण बन रहा है जिसका नाम क्या है, कोण ए है ना। ठीक, अब ये जो कोण ए है इसका मान किस पर निर्भर करता है, इसका मान जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ये जो है इसके आंतरिक कोण को योग कर देना पड़ेगा, है ना। तो त्रिभुज के इस बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, त्रिभुज के आंतरिक कोण के बराबर। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे त्रिभुज को एम क्यू और आर नाम देता हूं तो एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू। ठीक, और ये दोनों एंगल का योग किसके बराबर होता है, त्रिभुज में बनने वाले बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। एक ये बेसिक हो गया। इसके अलावा एक बेसिक रिलेटेड है किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं अपन लोग कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर उसके चारों ओर 4 कोणों का निर्माण होता है। एक कोण यहाँ पर बनता है जिसका नाम क्या हो गया, ए ओ सी। दूसरा कोण क्या बना, ए ओ डी। तीसरा कोण डी ओ बी और चौथा कोण सी ओ बी। शीर्षाभिमुख में होता क्या है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो जैसे ए ओ सी 45 डिग्री है तो डी ओ बी भी कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। और इसके सामने वाला कोण क्या है, ये है ना। ठीक, अगर ये 135 डिग्री होगा तो ये वाला भी कितना होगा, 135 डिग्री होगा, है ना। ठीक, यदि मैं कोई दूसरा शीर्षाभिमुख कोण बनाता हूं, ठीक, इसका नामकरण करते हैं एक्स वाई जेड और एन, है ना। यहां पर इस कोण का नाम कोण आई देता हूं तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा मेरा, कोण आई के बराबर ही होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी और मैं बदलाव करता हूं, है ना। ठीक, यहां पर बनने वाले कोण का माप तो आई है। ठीक, यहां पर एक और भुजा है जो इस एन और जेड के बीच बने कोण को 2 भागों में बांट रही है ना। ठीक, इसका नामकरण कर देते हैं एम। तो यहां पर बनने वाले कोण का मान क्या है, मेरा आर है ना। ठीक, अब मैं पूछूं कि एन और एम के बीच बनने वाला इस कोण, ये थीटा का नाम क्या होगा, है ना। तो इस कुल कोण का मान क्या था, आई। तो इधर भी ये कुल कोण का मान क्या हो जाएगा, टोटल में आई, है ना। ठीक, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई बराबर थीटा प्लस आर, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगी, आई माइनस आर। जब आर को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, है ना। ठीक, तो ये थीटा का मान क्या हो गया, आई माइनस आर। अगर कोई सामने वाली भुजा शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण करती है तो उसके सामने वाले कोण 2 भागों में बटे हों और उसमें से एक भाग का मान दिया हो तो इस बड़े वाले कोण से इस छोटे वाले कोण का मान हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये बचे हुए कोण का मान प्राप्त हो जाता है। ये 3 बेसिक्स हो गए। एक बेसिक, चौथा बेसिक आपको आना चाहिए चतुर्भुज से रिलेटेड। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, अब ये भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का नाम मैं कर देता हूं पी क्यू आर एंड एस। अब यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, यहाँ प्रथम कोण,
यहाँ द्वितीय कोण, यहाँ तृतीय कोण और यहाँ पर चतुर्थ कोण, है ना। ठीक, कोणों का नामकरण आपको आ गया होगा। जैसे क्यू वाले कोण का नाम लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आर क्यू पी, है ना। बस जहां पर जिस कोण का नाम लिखना हो उसको मध्य में रखना है और उसके दोनों साइड के बिंदुओं को अपने को ले लेना है ना। जैसे मेरे को क्यू का मान लिखना है या फिर क्यू का नाम लिखना है तो आर क्यू और पी प्लस ये वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस। ये वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर। और ये वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, एंगल एस आर और क्यू। ये सारे कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। ठीक, इसी की सहायता से अपन प्रिज्म में पाए जाने वाले अपवर्तन के बारे में ज्ञात करेंगे। अब अगला टॉपिक है प्रिज्म में अपवर्तन। उससे पहले हमें प्रिज्म की संरचना समझनी होगी। प्रिज्म कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। एक अपवर्तक पृष्ठ आप देख रहे होंगे ए बी सी डी है, जबकि इसके दूसरी ओर दूसरी अपवर्तक पृष्ठ कौन सी है, ई एफ जी एच, है ना। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ समतल हैं, है ना। ये दोनों समतल हैं और इन दोनों समतल को एक विशेष कोण पर, जिसका मान कितना है 60 डिग्री पर, आपस में झुका करके इनको चिपका दिया गया है, ठीक ना। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो दोनों अपवर्तक पृष्ठ जहां पर मिल रहे हैं उनको मिलाने वाले कोर को अपवर्तक कोर कहा जाता है, ठीक ना। और दोनों कोरों के मध्य बनने वाले कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। और इस प्रिज्म कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया होगा परंतु ये 60 डिग्री का होता है हमेशा। अब देखिए, ये दोनों पृष्ठ ही जिनको अपवर्तक पृष्ठ बोला जाता है, यही केवल क्या होते हैं, पारदर्शी। बाकी के जो पृष्ठ होते हैं इसमें घिसे हुए होते हैं, जिससे अपवर्तक पृष्ठों को क्या किया जाए, स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। जैसे ये वाला हिस्सा घिसा हुआ है, ठीक। इसके अलावा ये वाला हिस्सा घिसा हुआ है जो कि पारदर्शी नहीं है, और ये आधार वाला हिस्सा भी क्या किया जाता है, घिस दिया जाता है, ताकि प्रिज्म को क्या कर सकें, अपन लोग पहचान सकें प्रिज्म के पृष्ठ को। जो हिस्सा घिसा हुआ नहीं रहता है, क्लीन रहता है, उसे ही अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और ये एक समांगी माध्यम होता है, ठीक ना। समांगी माध्यम का मतलब क्या होता है, ये पूरी प्रिज्म एक ही प्रकार के कांच से मिलकर बनी हुई होती है, इसके अंदर भी और बाहर भी। इसके कांच के अणुओं में थोड़ी भी अंतर नहीं पाई जाती है, इसे ही समांगी माध्यम कहा जाता है, ठीक। प्रिज्म को अगर मैं डायग्राम के रूप में दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसे अगर नाम दें तो ए बी सी नाम दिया जा सकता है। अब ये जो ए बी है ये मेरा एक अपवर्तक पृष्ठ है, और ए सी भी एक प्रकार का अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक। और दोनों अपवर्तक पृष्ठ जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं वो बिंदु कौन सा है, ए। विशेष कोण पर झुका के इनको मिला दिया गया, और इस कोण का माप कितना है, 60 डिग्री। और इसे ही क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म कोण के ठीक नीचे वाली भुजा जिसे हम जमीन पर रखते हैं, यह क्या कहलाता है, प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार वाला हिस्सा घिसा हुआ होता है। कैसा होता है, घिसा हुआ होता है। ये जो ए बी सी जो ट्रायंगल दिख रही है आपको, ट्रायंगल ए बी सी, इसे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहा जाता है। मुख्य परिच्छेद कहा जाता है, ठीक। इस प्रिज्म को यदि मैं 3D में बनाऊं तो ये प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, अब जैसा कि हमने देखा है, इसे मैं अलग करूं तो ये वाला हिस्सा
जिसका नाम क्या हो जाएगा ए बी सी, और ये वाला हिस्सा जिसका नाम क्या हो जाएगा डी ई और एफ। यहां आपको नजर आ रही होगी ये वाली जो पट्टी है एक आयताकार पट्टी है ना। प्रिज्म को अगर मैं तोड़ के अलग करूंगा तो ये आयताकार भाग अलग होगा। ठीक ठीक इसके सामने वाला भाग ये भी एक आयताकार पट्टी की तरह नजर आ रही है। ठीक, और इसके नीचे का हिस्सा, इसके नीचे का हिस्सा प्रिज्म का ये भी क्या है एक आयताकार पट्टी के रूप में नजर आ रही है, जिसको क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। और यहाँ इस वाले हिस्से पर पहला और इस वाले हिस्से पर दूसरा दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रिज्म होता है वो तीन आयताकार पट्टी एवं दो त्रिभुजाकार से मिलकर बनी होती है, ठीक। अब चूंकि हमने बता दिया है कि जो प्रिज्म होता है एक प्रकार का समांगी माध्यम होता है, और प्रिज्म के अंदर केवल और केवल क्या होता है कांच होता है, और इसके बाहर के वातावरण की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा वायु, और यहाँ पर क्या हो गया वायु, है ना। अब कोई भी किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगी उसमें विचलन की प्रक्रिया देखने को। अब प्रिज्म में होने वाले अपवर्तन की बारी है। अपवर्तन हेतु सबसे पहले प्रिज्म का डायग्राम तथा उससे गुजरने वाले अपवर्तक पृष्ठों से गुजरने वाले किरणों के डायग्राम में उल्लेख करना होगा। ठीक, तो हमारा प्रिज्म है, इसका नाम दे देते हैं प्रिज्म ए बी सी। अब आपको पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ए बी सी जो है वो मेरा अपवर्तक पृष्ठ है ना। ठीक, ए बी मेरा अपवर्तक पृष्ठ है और ए सी मेरा अपवर्तक पृष्ठ है। तो सबसे ज़्यादा विचलित होने वाली रंग नीले रंग से शुरुआत करते हैं, ठीक ना। यह किसी स्रोत से प्रकाश किरण चलना प्रारंभ होती है और अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। जिस बिंदु पर यह पृष्ठ ए बी से टकराई है उसे क्या नाम दिया जाएगा क्यू। अपवर्तन के पश्चात चूंकि ये किरण वायु से कांच की ओर जा रही है तो इसमें विचलन की प्रक्रिया होगी। विचलन की प्रक्रिया हेतु हमें इसमें अभिलंब दर्शाना होगा। चूंकि हमेशा अभिलंब जो होता है अपवर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका 90 डिग्री ये अपवर्तक पृष्ठ है इससे जस्ट इधर बनेगा, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का कोण निर्मित कर दिया जाता है, ठीक ना। ठीक, ये मेरा अभिलंब कहलाता है और इस अभिलंब का नाम क्या होता है अभिलंब एम और एम डैश। ठीक, विचलन के पश्चात जो किरण है, जो आपतित होने वाली किरण है प्रिज्म पर, वो अभिलंब की ओर झुकेगी। इसे वास्तविक रूप से जाना तो इस मार्ग पर था, परंतु यह अभिलंब की ओर झुक जाती है और प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ एसी से टकराती है। ठीक, एसी से टकराती है। जहां पर यह पृष्ठ एसी से टकराती है उस बिंदु का नाम आर लिख दिया जाएगा। ठीक, जहां पर यह टकराई है वहां से पुनः यह सघन माध्यम से किधर की ओर जा रही है, सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम की ओर जा रही है, पुनः वायु में जा रही है। तो वायु में जाएगी तो यहाँ पर पुनः अभिलंब का निर्माण करना पड़ेगा। यहाँ एसी पृष्ठ पर भी जो अभिलंब बनेगा वो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही तो इसके लिए 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये 90 है कि नहीं। ठीक, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसे इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए था, परंतु ये क्या करेगा अभिलंब से दूर हटेगा और कहीं इस दिशा में निर्गत हो जाएगा। इस तरीके से प्रिज्म में किरण का क्या होता है विचलन होता है। दोनों अभिलंब एक बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, उस बिंदु का नाम ओ कर दिया जाता है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर
आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच, ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच क्या है, एक विचलन देखने को मिल रही है। इस विचलन का मान जानना है तो ये निर्गत किरण जिसका नाम क्या है आर एस, इसे पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ तक? प्रारंभ में आपतित कोण है वहां तक। एक बिंदु पर काटते हैं, इस बिंदु का नामकरण कर दिया जाता है टी और इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है। ये जो डेल्टा कोण है जो कि बहिष कोण के रूप में आपको दिख रहा होगा, यही क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। अब सबसे प्रथम न अपवर्तनांक या अपवर्तन प्रिज्म में जानने हेतु इसका सीक्वेंस समझो कि हमें किसे किसे हल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें त्रिभुज QTR को हल करना होगा, है ना। इसकी सहायता से मैं डेल्टा या विचलन कोण का मान निकाल लूंगा। ये डेल्टा ही क्या कहलाएगा? विचलन कोण। और इस विचलन कोण कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इस त्रिभुज में ये डेल्टा या जो विचलन कोण है ये क्या है? एक बहिष कोण है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है, बहिष कोण का मान जानना है तो आपको अंदर में बनने वाले सभी कोणों का मान निकालना होगा और उनका योग कर देना होगा किसी त्रिभुज के अंदर, है ना। तो यहाँ पर मैंने अभी एक भी कोण का नाम नहीं लिखा है। देखिए ये जो है PQ ये आपतित किरण है और ये अभिलंब MO है ना, ये अभिलंब MM डैश से जो एंगल बनाएगी उसे ही आपतन कोण I कह दिया जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अपवर्तित किरण है QR है ना, यहाँ पर अभिलंब से एक कोण बनाएगी, है ना, जिसे क्या कह दिया जाएगा? अपवर्तन कोण R1। अभिलंब तो यहाँ है और ये अपवर्तित किरण QR यहाँ है, तो ये जो कोण बनाएगा इसे क्या कर दिया जाएगा? R1 कह दिया जाएगा। अब पृष्ठ AC हेतु, इस पृष्ठ हेतु ये जो QR है ये एक आपतित किरण की भांति काम करेगा, ठीक ना, क्योंकि पृष्ठ पर आकर के ये टकरा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस अभिलंब जिसका नाम क्या है N और N डैश, ठीक, यहाँ से एक कोण बनाएगा ये पृष्ठ AC पर आपतित किरण QR, जिसे क्या कहा जाएगा? आपतन कोण R1, जो इस R1 के क्या होगी? बराबर होगी। अब AC से जो निर्गत होने वाली किरण है RS, उसके द्वारा इस अभिलंब NN डैश से बनाए गए कोण को क्या कहा जाएगा? I2, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? E2, निर्गत कोण कहा जाएगा। ये I2 या E2 जो निर्गत कोण होती है ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे हमने पहले भी समझ चुका है, ठीक ना। अब यहाँ पर जब कोणों का नाम दे दिया गया है तो हम यहाँ इस वाले त्रिभुज पे काम करेंगे और इसकी सहायता से हम इस डेल्टा या विचलन कोण का मान निकालेंगे। सबसे पहले किस पर काम करना पड़ेगा? हमें इस पहले वाले त्रिभुज पर काम करना पड़ेगा और उसकी सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे? विचलन कोण निकाल लेंगे, बहिष कोण का मान निकालेंगे, ठीक है। अब इस त्रिभुज को अलग से बनाएंगे ताकि हमें बेहतर समझ हो, है ना, ठीक। तो ये त्रिभुज क्या है? कुछ ऐसा बना है त्रिभुज, है ना, रफली Q और यहाँ पर कौन सी बिंदु है T और यहाँ पर कौन सी बिंदु है R, ठीक। अब ये त्रिभुज अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो ये त्रिभुज के साइड में मुझे एक कोण दिख रहा है, ये P Q और यहाँ T, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है? M। ये एंगल का माप कितना है? I, ठीक ना, या फिर क्या बोल दें? I1। और यहाँ पर देखें QR जब AC पृष्ठ से टकराई थी तो यहाँ भी क्या बना था? एक अभिलंब बना था जिसका नाम क्या था? N और N डैश। यहाँ पर बना है एंगल R1, यहाँ पर बना है एंगल R2। इस एंगल का माप कितना होगा? क्योंकि मुझे बहिष कोण डेल्टा जानना है तो ये अंदर के दोनों कोणों को मुझे जोड़ना होगा और अंदर के दोनों कोणों का माप पता करना होगा। चूंकि मैंने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा चुका है कि I1 और माइनस R1 इस थीटा का माप होगा। मैंने बोला था ना कि यदि दो कोण हों
दोनों एक दूसरे से शीर्षाभिमुख कोण हो और दूसरा वाला जो कोण है ये दो बराबर भागों में बढ़ता हो, तो इसमें बड़े वाले कोण I1 को छोटे वाले कोण R1 से घटा दिया जाता है, तो इस थीटा का मान वही होता है। तो इस थीटा का मान क्या हो जाएगा? I1 माइनस R1। जबकि यहाँ पर भी एक थीटा बन रहा है या एंगल बन रहा है, इसका मान क्या होगा? थीटा 2 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा? I2 माइनस R2। चूंकि यहाँ पर जो निर्गत किरण है RS, ये जो निर्गत किरण है RS, ये कौन सा कोण बना रही थी? I2 कोण बना रही थी, ठीक ना। अब ये मान निकल गया, हमें विचलन कोण का मान जाना है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर यहाँ इस त्रिभुज में बनने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। एक कोण का नाम क्या है? TQR, एंगल TQR, तथा दूसरे कोण का नाम क्या है? एंगल TRQ, ठीक। और दोनों का माप कितना है? ये एंगल TQR की वैल्यू थीटा 1 के बराबर है, जिसका मान कितना है? I1 माइनस R1। तो इसे रखेंगे I1 माइनस R1 प्लस एंगल TRQ की वैल्यू कितनी है? तो एंगल TRQ बराबर क्या है? I2 माइनस R2। तो इसके जगह पर क्या रख देंगे? I2 माइनस R2। अब नॉर्मली क्या करेंगे हम? इस कोष्टक को खोला जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस 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 I2 और प्लस माइनस माइनस R2। आगे इसे हल किया जाएगा। डेल्टा बराबर जो सेम एंटिटी है उनको एक साथ रखा जाएगा। यहाँ क्या किया जाएगा? डेल्टा बराबर I1 और प्लस I2, और ये R1 को किसके साथ लिख दूंगा? R1 माइनस R2 के साथ लिख दूंगा। अब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। यहाँ दोनों R से माइनस का चिन्ह कॉमन निकाला जाएगा। जब माइनस का चिन्ह कॉमन निकाला जाएगा तो R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2, है ना, ठीक। यहाँ पर माइनस को अगर मैं वापस से गुणा कर दूं तो वापस से यही मान मुझे प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। चूंकि दोनों में माइनस था तो माइनस के चिन्ह को क्या लिया गया है? कॉमन ले लिया गया है। यही मेरा डेल्टा का मान है। अब इस पर और भी आगे क्या काम करना है? मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हम R1 प्लस R2 का मान रख सकते हैं। R1 प्लस R2 का मान रखने हेतु हमें पुनः एक त्रिभुज पर काम करना पड़ेगा, जिसका नाम है त्रिभुज नंबर 2, है ना। तो ट्राइंगल नंबर 2 पर काम करेंगे फिर, है ना, ठीक। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मुझे विचलन कोण जानना था, तो ट्राइंगल नंबर 1 पर काम किया, है ना हमने। और वही जो पिछला पढ़ा था कि बहिष्कोण का मान त्रिभुज के दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, उसके सिद्धांत के आधार पर हमने निकाला इसे। अब त्रिभुज 2 की सहायता से किसका मान निकालेंगे? त्रिभुज 2 की सहायता से R1 प्लस R2 का मान निकालेंगे, ठीक। हाँ, त्रिभुज 2 में R1 और R2 का मान निकाल करके फिर एक तीसरा स्टेप करेंगे, जिसमें हम एक चतुर्भुज पे काम करेंगे। तो जो त्रिभुज 2 है, पहले मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, Q R और यहाँ पर O। ये वाला त्रिभुज QRO, इस पर बनने वाले कोणों का मान यहाँ पर R1 और ये वाला क्या हो जाएगा? R2, ठीक। हाँ, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक तीसरा कोण यहाँ भी बन रहा है ना, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसे कैसे लिखेंगे? पहला त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? OQR। आप उधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, ORQ ले लो या फिर QOR ले लो, है ना, ठीक। प्लस QOR OQR हो गया। अब ORQ प्लस ORQ और प्लस QOR, ये तीनों कितना डिग्री हो जाएंगे? 180 डिग्री। इधर जगह नहीं था तो मैं इधर लिख दिया, 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब देखिए, इसमें OQR की वैल्यू तो R1 है, तो OQR के जगह पर क्या रखूंगा मैं? R1 प्लस ORQ की वैल्यू क्या है? R2, है ना, ठीक। और प्लस इसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना, तो इसे वैसा ही मैं नाम दे दूंगा QOR। बराबर कितना हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री। अब देखिए, यदि मुझे QOR की वैल्यू चाहिए तो 180 डिग्री और दोनों R को उधर ले जाना पड़ेगा। दोनों R जब उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का R1, और ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का R2।
एंगल क्यू ओ आर, पुनः मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस के चिन्ह को कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस आर वन प्लस क्या हो जाएगा आर टू, जैसे यहाँ हुआ था माइनस का चिन्ह हमने ले लिया था, ठीक ना, माइनस का चिन्ह ले लिया था, ठीक। हाँ, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करेंगे। यहाँ पर R1 प्लस R2 का मान त्रिभुज नंबर 2 की सहायता से निकालना था। त्रिभुज नंबर 2 में क्या है ओ क्यू आर, यहाँ पर ओ क्यू आर की वैल्यू कितनी है R1 और ओ आर क्यू की वैल्यू कितनी है R2, और एंगल नंबर 3 का नाम क्या हो जाएगा क्यू ओ आर। तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ओ क्यू आर की वैल्यू R1, ओ आर की वैल्यू R2 और क्यू ओ आर की वैल्यू तो क्यू ओ आर ही रखेंगे 180 डिग्री। अब ये R1 उधर जाएगा तो माइनस का R1, R2 भी बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का R2। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, माइनस का चिन्ह इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा R1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस R2, है ना, माइनस का चिन्ह कॉमन निकलने पर। ये क्यू ओ आर का मान हमने क्यों निकाला, हमें काम करना था एक तीसरी संरचना पे जिसकी सहायता से हमारा विचलन कोण का मान पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज नजर आएगा, ये इसमें एंगल ए यहाँ है, ठीक, यहाँ क्यू है और यहाँ क्या है ओ है और यहाँ पर क्या है आर है। इस चतुर्भुज पर काम करके ही हमें विचलन कोण का मान मिलेगा। अब इस चतुर्भुज पर काम करना था मुझे, तो इस चतुर्भुज में ये वाला जो कोण है क्यू ओ आर, इसका मान ही नहीं पता था। इसका मतलब कि बाकी का मान पता था का, हाँ बाकी का मान पता था, है ना। अगर मैं इस पृष्ठ को बनाऊं तो ये वाला पृष्ठ कौन सा है ए बी, और इस पृष्ठ को बनाऊं तो ये वाला पृष्ठ कौन सा है मेरा ए सी, है ना, ठीक। अगर मैं देखूं ये जो मेरा Q से लगा करके O तक का बिंदु गया है, ये मेरा क्या था अभिलंब से बना हुआ था। किससे बना हुआ था अभिलंब, और अभिलंब आप जानते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90, यहाँ 90 तो नीचे भी कितना होगा 90, कितना भी होगा 90। तो ये दोनों कोण का मान तो मुझे पता था ए क्यू ओ और ए आर ओ। साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि ये प्रिज्म कोण कहलाता है जिसका माप कितना होता है ए, और ये लगभग लगभग कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री। लेकिन हमें ए के साथ रिलेशन निकालना है R1 प्लस R2 का, इसलिए ए को यहाँ पर रहने देंगे। अब उपरोक्त त्रिभुज नंबर 2 की सहायता से हमने क्यू ओ आर की वैल्यू निकाल लिया है। तो एंगल क्यू ओ आर जो कि थर्ड एंगल है, इस क्यू ओ आर की वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, है ना, ठीक। इसे ही हम अभी रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, है ना। तो चतुर्भुज के पहले चारों कोणों का नाम लिखेंगे। तो पहला कोण क्या बनेगा, है ना, चतुर्भुज किसमें ए क्यू ओ आर में, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में जो पहला कोण है मेरा ओ क्यू ए, एंगल ओ क्यू ए, प्लस दूसरा कोण क्या हो जाएगा क्यू ए आर, क्यू ए आर, प्लस तीसरा कोण क्या हो जाएगा ए आर ओ, एंगल ए आर ओ, और प्लस चौथा वाला क्या हो जाएगा आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, और इन सब का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब मैं इनका मान रखना स्टार्ट करूंगा। देखो एंगल ओ क्यू ए कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो इसे क्या रखेंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल क्यू ए आर, इसका मान कितना है ए, तो इसे ए रखेंगे, और उसके बाद ए आर ओ, इसका मान भी कितना है 90 डिग्री, तो इसे भी क्या रखेंगे 90 डिग्री, और प्लस आर ओ क्यू का मान कितना है 180 माइनस का R1 प्लस R2, है ना, ठीक। ये और ये किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना, ठीक, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 90 और ये 90 जुड़ जाएगा, दोनों 90 जुड़ेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 180, ठीक, और प्लस का ए, ठीक, और ये प्लस 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 का 180 और माइनस का R1 प्लस R2, ये और ये कितना के इक्वल हो जाएगा 360 के इक्वल, है ना। अब ये 180 को मैं उधर लेके जाऊंगा, है ना, ये वाले 180 को उधर लेके जाऊंगा, ये वाले 180 को उधर लेके जाना है। ये 180 और ये 180 एक दूसरे से
प्लस हो जाएंगे और उधर जाएंगे और किसे माइनस कर देंगे, 360 डिग्री को माइनस कर देंगे। कट करके देखते हैं, ये दोनों मिल करके 360 हो गए, प्लस का ए और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ये 360 से इधर बराबर की इधर वाला 360 कट गया। तो हमारा अगला जो आया है उसे थोड़ा मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, यहाँ है ना, ठीक। यहाँ अगर मैं यहाँ ऐसे ना करके इसको 360 प्लस ए माइनस का R1 प्लस का R2 बराबर 360 लिखता, तो ये 360 उधर जाता, तो ए माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360 माइनस क्या हो जाता, 360। तो एक कट गया, 360 से 360 गया, जीरो बचा है ना। और जब जीरो बचा तो ए माइनस R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो के ऊपर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का R1 प्लस R2 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का R1 प्लस R2। मेरा ए का मान किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है, ठीक ना। अब हम इसे कहाँ रखेंगे, ये जो डेल्टा का मान आया था यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, R1 प्लस R2 है ना। तो यहाँ हम इसका एक अगला मान लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर चूंकि I1 प्लस I2 है और यहाँ पर मुझे R1 प्लस R2 का मान A प्राप्त हुआ है, इसकी जगह पर मैं क्या निकाल दूंगा, A है ना, ठीक। ये मान प्राप्त होगा। अब इसमें हम किसका मान निकाल सकते हैं, डेल्टा के साथ अगर मैं A को लिख दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा प्लस ये माइनस का A है, इस पर जाएगा तो प्लस का A बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I2 है ना। ये यही हमको निकालना था। वैसे तो हमें ये प्राप्त करना था डेल्टा बराबर विचलन कोण किसे कहते हैं। इस समीकरण से हमें ये पता चलता है कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण को जोड़ने पर ये दोनों आपतन कोण और अपवर्तन कोण के योग के बराबर होते हैं। और जो डेल्टा होता है जो कि विचलन कोण है मेरा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण को प्रिज्म कोण ए के साथ माइनस करने पर प्राप्त हो जाएगा हमें विचलन कोण, है ना। यहाँ से एक और रिलेशनशिप हमें प्राप्त होता है कि विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। विचलन कोण किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर दो कोण और बन रहे थे, एक R1 और एक R2, जिसे मैं अपवर्तन कोण बोल सकता हूँ, परंतु ये तो समीकरण में आए ही नहीं। तो इसका मतलब कि प्रिज्म कोण आपतन कोण और अपवर्तन कोण पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल और केवल किस पर निर्भर करते हैं, आपतन कोण पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। और एक तो वो निर्गत कोण के, है ना, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा प्रिज्म कोण होता है वो आपतन कोण और निर्गत कोण पर निर्भर करता है और प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसने समझ दिया। हमें फिर से एक बार दोहराना है कि हमें स्टेप क्या करना है। सबसे पहले इस प्रथम त्रिभुज पर काम करके बहिष्कोण का मान निकालना है, उसके बाद दूसरे त्रिभुज पर काम करना है ताकि मैं इस चतुर्भुज पर काम कर सकूं, है ना। चतुर्भुज पर काम करने हेतु मुझे बाकी के 3 कोण पता थे लेकिन QOR नहीं पता था, जो कि मुझे त्रिभुज नंबर 2 पर काम करके पता चल सकता था। कैसे, इस त्रिभुज में देखिए R1 और R2 ये 2 कोणों का मान पता था और मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं R1 प्लस R2 और ये तीसरे कोण को जोड़ दूं तो ये 180 के बराबर हो जाता। उसके बाद R1 प्लस R2 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो QOR का मान निकल जाएगा। उस QOR का मान इस चतुर्भुज में इस्तेमाल करके हम किसका मान निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 का मान निकाल सकते हैं। और R1 प्लस R2 का मान हमने लास्ट में यहाँ रख दिया है, पुट कर दिया है। ये आया था A बराबर R1 प्लस R2, है ना। थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगा, थोड़ा सा वीडियो भी कहीं कहीं मैंने जब लिख रहा था तो डायग्राम मिस कर दिया है, तो उसे आप थोड़ा सा समझ लेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हेतु व्यंजक निकालेंगे, जो कि इसी से मिलता जुलता है। सारे प्रोसेस इसी के जैसे होंगे, बस थोड़ा सा अंतर है ना। उसे समझने हेतु बाकी का सारा प्रोसेस यही होगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक में। बस यहाँ पर थोड़े से जो फाइनल जो हमको मिला है आउटपुट, उसमें R1 और R2 के मान को चेंज करना होगा, ठीक है। अगला जो काम करेंगे हम लोग, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक निकालना है। उस अपवर्तनांक के व्यंजक हेतु हम प्रिज्म की वजह से अपवर्तन ज्ञात किए थे और अपवर्तन की प्रक्रिया में डेल्टा या विचलन कोण का मान हमने क्या निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और माइनस का A, यही निकाला था, है ना, ठीक। अब
ये सारा प्रोसेस तो सेम रहेगा उसमें भी, यहाँ तक अपने को पहुंचना है डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, जैसे हमने प्रिज्म के अपवर्तन में किया था सेम टू सेम करना है। तो इसे क्यों दोहराएं, है ना। ठीक, वही इस पहले वाले त्रिभुज का मान निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले त्रिभुज का मान निकालना पड़ेगा, फिर तीसरे नंबर पे इस चतुर्भुज पे काम करना पड़ेगा, है ना, जिसकी सहायता से मुझे क्या प्राप्त होगा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का ए। अब यहाँ पर यदि मुझे प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई में साइन आर। और इस साइन आई साइन आर में मुझे आई का मान और किसका मान, आर का मान निकालना है। आई और आर का मान निकालने हेतु हमें सबसे पहले एक रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ था कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। अब इस रिजल्ट में यहीं पर मुझे प्राप्त हुआ था कैसे, है ना, यहाँ पर a इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पर मुझे क्या मान लेना है कि R1 लगभग क्या है, R2 के बराबर है, और यहाँ पर न्यूनतम विचलन हो रही है, क्या हो रही है, न्यूनतम विचलन। अगर न्यूनतम विचलन हो रही है सर तो R1 बराबर हो जाएगा R2 के, विचलन नहीं के बराबर, है ना। ठीक, इसका मतलब I1 भी हो जाएगा I2 पे, है ना। लेकिन हमें काम किस पर करना है, सबसे पहले R1 पे और किस पर, R2 पे काम करना है, ठीक ना। जब इसको मैं R1 बराबर R2 मान लिया हूं तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R, दोनों R एक दूसरे के बराबर। ठीक, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R, दोनों R तो अब जुड़ जाएंगे, है ना। तो यहां से R का मान क्या निकल जाएगा, R का मान निकल जाएगा A बाई में 2। ठीक, तो यहां मुझे साइन R पर लिखने के लिए R का मान तो मिल गया। अब साइन I पर लिखने के लिए I का मान चाहिए। I का मान मिलेगा कहाँ से, I का मान मिलेगा मुझे, जो डेल्टा का मान था उसे पूरा मुझे रखना पड़ेगा। डेल्टा M या विचलन कोण बराबर क्या था, I1 प्लस I2, ठीक, और माइनस का R1 प्लस R2, यही तो था। यहाँ देखो डेल्टा का मान, है ना, ये था। अब R1 प्लस R2 और I1 प्लस I2 को मैंने रख दिया है। यहाँ पे मुझे मान लेना है कि I1 बराबर है किसके, I2 के, और R1 बराबर है किसके, R2 के, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लिया है भाई, न्यूनतम विचलन की स्थिति। उस कंडीशन में यदि मैं इस सूत्र को लिखूं तो डेल्टा M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 I प्लस I, है ना, I1 भी क्या हो जाएगा I, क्योंकि दोनों तो बराबर ले लिया है मैंने, माइनस R प्लस क्या हो जाएगा R, ठीक ना। अब यहाँ देखिए R प्लस R या R1 प्लस R2 ये किसके इक्वल था, यहाँ A के इक्वल था। तो यहाँ डेल्टा M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I प्लस I जुड़ के तो 2I हो जाएंगे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ, ठीक ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, किसका मान चाहिए मुझे, I का मान चाहिए। I का मान चाहिए तो पहले A को इधर ट्रांसफर करो, तो A आएगा तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I, और I बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा M बटे में क्या हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर मुझे I का भी मान मिल गया और मुझे R का मान मिल गया, है ना। और इस R का मान मैं कहाँ लिख सकता हूँ, इस साइन आई बाई में साइन आर के फॉर्मूले में लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे कि R1 प्लस R2, जब R1 R2 के बराबर था तो R1 प्लस R2, है ना, दोनों तो जुड़ जाना चाहिए था। ठीक है, जोड़ दो, R प्लस R कितना आएगा, 2R, और 2R की वैल्यू भी किसके बराबर है, A के बराबर, वही तो आता है, तो वही ले लिया डायरेक्ट, है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक फाइनल काम ये करेंगे कि साइन आई बाई में साइन R जो म्यू का मान था उसके जगह पर मान रख देंगे। साइन आई था, आई के जगह पर क्या रखना है अपने को, आई बराबर, साइन तो साइन ही रहेगा, आई की जगह पर क्या रखेंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाई में 2, ठीक ना, ए प्लस डेल्टा एम बाई में 2, और आर के जगह पर क्या रखेंगे, ए बाई में 2, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, देखो साइन आर के जगह पर केवल आर का मान रख दिया है। यही मेरे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का अभीष्ट व्यंजक है ना। बाकी का सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना है और यहाँ पर R1 और R2 का मान सेम मान लेना है, I1 और I2 का मान सेम मान लेना है, एक बार A वाले फॉर्मूले से और एक डेल्टा वाले फॉर्मूले से, है ना। ठीक, अब इसके बाद हम कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान ज्ञात करेंगे।